एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। हाँ, आपने कहा सर ह्यूमन इवोल्यूशन इन बायोलॉजी, तो हाजिर हूं आपके लिए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब इंसान धरती पे कैसे इवॉल्व हुआ। तो अगर मैं कहूं धर्मों की बात, रिलीजन्स की बात, तो सब धर्मों में अलग अलग कहानियां हैं कि इंसान धरती में कैसे आया। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है एडम और ईव की कहानी, आपने सुन रखी होगी। हिंदू धर्म में सुना होगा कि ब्रह्मा जो हैं एक ऐसे हमारे ईश्वर हैं जिसने प्रकृति की, धरती की, मनुष्यों की, सबकी रचना की है। तो सब जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जीव जंतुओं को का धरती में उत्पत्ति हुई, कैसे पैदा हुए और आज किस तरीके से ये किस रूप में है। हम समझेंगे इसको पूरे साइंटिफिक तरीके से, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो व्हाट इज इवोल्यूशन? तो ऐसा माना जाता है, ये कॉमन बिलीफ है कि पूरी धरती भगवान ने बनाई है। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, हर धर्म यही कहता है कि ये धरती ईश्वर ने बनाई है। अब जब हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो एक थ्योरी आती है इसमें, जिसका नाम है ऑटोजेनेसिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो भी लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट हुई हैं, अर्थात जो भी जीव जंतु आए हैं, वो सब ऑर्गेनिक मैटर से नहीं आए हैं, नॉन ऑर्गेनिक मैटर से आए हैं। मतलब कि वो मैटर जो लिविंग कभी थे ही नहीं, उनसे लिविंग मैटर बने हैं। आपने सुना होगा हम 5 तत्वों के मिले हैं, इंसान 5 तत्व से मिलके बना है ना, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, क्या कहते हैं, 5 तत्व है ना ये। तो ये 5 तत्व जिनसे हम इंसान बने हैं, ये सब नॉन ऑर्गेनिक या नॉन लिविंग मैटर है। अब आते हैं इवोल्यूशन शब्द क्या है सर। तो इवोल्यूशन एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुई। मतलब पहले ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स थे, इससे धीरे धीरे क्या हो गए, ये कॉम्प्लेक्स इमर्ज हुए हैं और उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगा है। ऐसा नहीं है कि कल हम सिंपल फॉर्म में थे, आज हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए, ना ना ना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आइए, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, किस रूप में था पहले और अब कैसा हो गया। तो इसके लिए आपको जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, अरे बाप रे, बड़ा टिपिकल नाम है, नहीं नहीं, लेमार्क। तो लेमार्क जी ने पहले एक थ्योरी प्रपोज की और वो थ्योरी थी इवोल्यूशनरी थ्योरी। क्या बताया इसमें? इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इवोल्यूशन इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब मैं और आप अक्वायर्ड कैरेक्टर से, हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए, हमारे अंदर से कुछ कैरेक्टर्स हमारी जनरेशन में और उसके आगे जनरेशंस में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये कैरेक्टर कहां से आ रहे हैं? हमने नेचर से अक्वायर किया, अपने आप को नेचर के हिसाब से एडजस्ट किया और वो कैरेक्टर हमारी बॉडी में जो जरूरी थे वो रह गए और अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव हो गए। तो ये है थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। देने वाले कौन है? जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। और इनकी एक थ्योरी भी है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ जिराफ कैसे हुआ, बड़ा कमाल की थ्योरी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, अभी हम समझेंगे डिटेल में भी इसको। और चार्ल्स डार्विन, दूसरे बायोलॉजिस्ट, इन्होंने थ्योरी दी, नाम रखा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या अपने नाम से डार्विनिज्म। क्या है नेचुरल सिलेक्शन? तो इनकी थ्योरी कहती है कि इंसान, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि सबको खाना चाहिए, सबको स्पेस चाहिए। अब कंपटीशन होगा तो एक दूसरे को वो लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे। और जीतेगा कौन, जिएगा कौन, बचेगा कौन? वो जो इन कंपटीशन को सरवाइव कर पाएगा। नाम दिया इन्होंने थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्योंकि एक जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं को खाएगा, उसको खत्म कर देगा, तो वो जीव जंतु रह जाएंगे जिनके पास बेस्ट या सर्वाइवल के सबसे फिटेस्ट तरीके बाकी हैं। अब ये क्वालिटीज जो हमारे पास है वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स तक, अर्थात हमारे आने वाली जनरेशन को भी चली जाएंगी। वो क्वालिटीज, वो फीचर्स जो हमें सर्वाइव करने में मदद करते हैं, और इसका नाम दिया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब एक थ्योरी बहुत सिंपल सा कहती है कि नेचर उसी को सेलेक्ट करता है, उसी को नेचर साथ देता है जो फिट है, और बाकी को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। इमेजिन करिए, डायनासोर लाखों साल पहले, 6.5 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर थे। हाँ, आपने तो मूवी देखी डायनासोर की, पर इस मूवी डायनासोर में जो आप डायनासोर देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं, सब कंप्यूटराइज्ड इमेज बनाई गई है, ग्राफिक्स है। बट रियल में डायनासोर थे, कहां चले गए?
सुना होगा आपने कि डायनासोर आप कहेंगे एक्सटिंक्ट हो गए। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि यही तो वो थ्योरी कह रही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक अर्थात जो भी ऑर्गेनिजम्स इस धरती के लिए फिट नहीं थे वो आपस में ही कंपटीशन किए, एक डायनासोर ने दूसरे डायनासोर को खा लिया। जब धरती में उनके लिए खाने का पदार्थ नहीं बचा और धरती उनके अनुकूल वातावरण नहीं था, अर्थात उनके लिविंग के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग धरती में चेंजेस नहीं हुए, उनका बॉडी उसको बियर नहीं कर पाया, खत्म। मैमोथ का नाम सुना है? हाँ, मैमोथ नहीं सुना है तो प्लीज जान लीजिए, ये हाथी की तरह के जानवर हुआ करते थे पर हाथी से बहुत बड़े आकार में होते थे, खत्म हो गए। तो क्या कहना चाहते हैं, नेचर अपने आप ही उनको रहने देता है, उन इंडिविजुअल्स को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने देता है जिनके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स उनके आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। समझ गए आप? चलिए लेमार्क की थ्योरी आपको दिखाते हैं, बड़ी कमाल की थ्योरी है ये, नाम है लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और अक्वायर्ड कैरेक्टर। क्या है? हां, बड़ी कमाल की थ्योरी है ये। तो लेमार्क जी ने बताया कि इंसान इवॉल्व कर रहा है, कैसे? वो अपने नेचर से अपने आप को मैनेज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, जैसा उसका नेचर कह रहा है, जैसा प्रकृति कह रही है वैसे अपने अंदर बदलाव ला रहा है। पर क्या एक ही दिन में? नहीं, इसको लाखों साल लग रहे हैं। जरा इस इमेज को देखिए, आपको दिखेगा कि एक जिराफ है और ये जिराफ पेड़ की पत्तियों को बहुत आराम से खा ले रहा है। पर क्या आपने जिराफ को देखा? ये हॉर्स के ही साइज का दिख रहा है आपको। देखिए इसकी नेक को ध्यान से देखिए, इसकी साइज नेक की कैसी है, बहुत बड़ी नहीं है ना। जरा अब ध्यान दीजिए, अब जो लैंड के नियर बाय जो ग्रासेस थी और ग्रीन लीफ थी वो ऊंची हो गई हैं। देखिए पेड़ कहां चला गया है? ऊंचा चला गया है। अब ये अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है, देखिए अपनी नेक के रीजन को वो स्ट्रेच कर रहा है ताकि वो ज्यादा ऊंची लीव्स तक पहुंच सके, क्योंकि पेड़ की लीव्स, पेड़ की फॉइलेज ऊपर चले गई है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज में देखिए तो आप देखेंगे कि जिराफ की इवोल्यूशन हुआ, जिराफ की नेक और थ्रोट रीजन इतना बड़ा हो गया कि वो इजीली क्या कर रहा है, ऊंची ऊंची लीव्स को भी अब खा पा रहा है। पर ये जो इंप्रूवमेंट हुआ, उनके बॉडी जो टॉलर और स्ट्रॉन्गर बनी, वो एक बार में नहीं बनी, बल्कि एक कैरेक्टर उन्होंने अक्वायर किया। जो कैरेक्टर उनको लिविंग करने में मदद कर रहा था, उनकी लाइफ को सपोर्ट कर रहा था, वो कैरेक्टर उनके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। और सिर्फ पेरेंट्स में नहीं आया, ये लाखों साल में उनके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होता चला गया। तो चलिए, बहुत कमाल की थ्योरी है। देखिए 2 पॉइंट्स में समझाई गई थ्योरी। पहला है यूज एंड डिसयूज। तो बॉडी के जो पार्ट्स बहुत यूज हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर और लार्जर हो जाएंगे, और जो पार्ट्स बॉडी के काम के नहीं है वो धीरे धीरे या तो खत्म हो जाएंगे या उनकी फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं यकीन हो रहा है? अरे आपकी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में 100 ऐसे पार्ट्स हैं, मैं अभी कह रहा हूं, अभी तुम्हारी बॉडी में 100 ऐसे पार्ट्स हैं जो तुम्हारे काम के नहीं है। सच में उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो इसका मतलब है कि वो काम के नहीं है पर अभी भी तुम्हारी बॉडी में मौजूद है, किसी न किसी रूप में वो आपके बॉडी में हैं। तो यही कहा है इन्होंने कि यूज और डिसयूज। अब इन्होंने जिराफ की कहानी से समझाया कि जब जिराफ ग्राउंड फीडिंग करते थे, जब लोअर प्लांट्स हुआ करते थे तो फीड कर लेते थे। बाद में क्या हुआ, ये प्लांट्स की ग्रोथ जब ऊंची चली गई और लोअर फीडिंग ग्राउंड्स में ग्रीन लीव्स नहीं बची, तो जिराफ को फीडिंग करनी थी ट्रीज के साथ, और ट्रीज के लिए उनको स्ट्रेच करना पड़ता था, अपनी नेक को, अपने फोर लिम्स को, फोर लिम्ब मतलब आगे वाले हाथ को, उनको उठाना पड़ता था खाने के लिए। ऐसा करने में कई जनरेशंस बीत गई और फिर लेग्स और फोर लिम्स क्या हो गए, इनके नेक रीजन और आगे वाले हाथ दोनों रीजन क्या हो गए, लॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो गए। नतीजा वो लीव्स को ज्यादा खा पा रहे। तो ये करेक्टर जो आया वो एक बार में नहीं आया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद आया। और ये करेक्टर, सेकंड पॉइंट देखिए, इनहेरिटेंस हो गया, मतलब आने वाली जनरेशंस को, ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन हो गया। चलिए, तो मैंने बताया था यूज एंड नो यूज, या जो यूज के काम का ऑर्गन नहीं है, नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वो ऑर्गन है जिन आज काम करना बंद कर दिया है। इनको कह सकते हैं रेमिनेंट ऑफ द फीचर्स दैट सर्व्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। हमारे एंसेस्टर्स के पास ये उस समय बहुत काम का रहा होगा। हाँ, हमारे ह्यूमन की बात कर रहा हूं, एंसेस्टर्स में काम का रहा होगा, बट आजकल हमारी बॉडी में इसका बहुत काम नहीं है। चलिए पहला नाम लेता हूं, विजडम टूथ। नाम सुना होगा, जो लोग 18 साल से बड़े हो चुके होते हैं उनको ये दांत आता है, कहते हैं ना अकल की दांत आ गई। तो एक तरह का ये मोलर टूथ होता है, हाँ, लास्ट सेट ऑफ मोलर होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं। बेसिकली ये बहुत च्यूइंग में मदद भी नहीं करता है, आप मोलर और प्रीमोलर से काम चला रहे थे। तो है ये टीथ है, मोलर टीथ है, ये वाला मोलर टीथ नाम है विजडम टीथ। एक और देखिए नाम
अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब आप देखेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक कॉमा के रूप में दिखाई देता है, ब्लाइंड एंड के रूप में दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में दिखाई देगा आपको ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो क्या करता है एक्चुअली में, ये हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब ह्यूमंस के किसी काम का ही नहीं है। इवन कभी कभी कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है एपेंडिटिक्स, हाँ इसमें सूजन आ जाती है, तो इसको बल्कि कट करके डॉक्टर रिमूव कर देते हैं, हाँ ऑपरेट करके हटा देते हैं। आपने सुना होगा अपेंडिटिक्स। जबकि हर्बीवोरस एनिमल्स, खास करके शीप, काव, इनके बहुत काम का है, क्योंकि इनमें सेल्यूलोज खाने की आदत होती है, ये ग्रीन लीव्स खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सोचिए हमारे किसी काम का ही नहीं और हमारे बॉडी के अंदर है। एक और नाम देता हूं आपका, ये ईयर पिन्ना, हाँ ये ईयर पिन्ना, ये जो आउटर, ये जो निकला बार है ना, ये जो सेमी कर्व देख रहे हैं जो, तो पिन्ना जो है ये एक लोब है जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। इसका काम होता है कि साउंड वेव को ट्रैप करना। देखिए ऐसा शेप कैसा है, देख रहे हैं आप, साउंड वेव क्या करती है, इसमें ट्रैप होकर के इनर कैनाल की तरफ, मिडिल ईयर की तरफ चले जाती है। पर क्या आप इसका कुछ काम कर पाते हैं? क्या आप यूजुअली इसको ऐसे घुमा लेते हैं? आपने देखा है एलिफेंट्स को, वो अपने ईयर से क्या करते हैं, मक्खियों को भगा सकते हैं। इवन काउस भी कर सकते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। काओ या बफेलोस को आप देखेंगे या इवन एलिफेंट को देखेंगे, उनके ईयर बड़े बड़े होते हैं और वो अपनी ईयर को फ्लैप कर लेते हैं। तो डार्विन जी की एक बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस थ्योरी में उन्होंने इस थ्योरी को इसके बारे में जिक्र किया, नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है इसका, क्या है इसमें कुछ फैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर ऑर्गेनिज्म ढेर सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। क्या? बहुत सारे न्यूबॉर्न पैदा करता है। जैसे लिविंग बींग्स क्या करना चाहते हैं, चाहते हैं कि मेरी रेस सरवाइव करे। ये हर लिविंग बींग चाहता है, वो चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हो, हर जीव चाहता है कि हमारी आने वाली जनरेशंस इस धरती पे और ज्यादा आबादी हो। और इसके लिए वो क्या करता है, पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करता है ताकि कुछ मरे तो सर्वाइवल का संख्या फिर भी ज्यादा हो। एक ऑयस्टर के एग्जांपल से समझाता हूं कि ऑयस्टर 60 to 80 मिलियन एग देता है एक स्पर्म में, एक बार में इतने एग्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये सारे एग्स हैच हो जाएं और ये सारे बच्चे पैदा भी हो जाएं, बड़े भी हो जाएं, सर्वाइव भी कर जाएं, तो कुछ ही जनरेशन के बाद इनकी साइज ऑफ द अर्थ के बराबर इनकी साइज हो जाएगी। यू कैन इमेजिन कि कुछ ही जनरेशन में पूरी धरती के साइज के बराबर हो चुके होंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, कोई ना कोई दूसरी मछली इनको खा जाती है, कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको खा जाता है, उनका पेट भर जाता है। ये जो 60 to 80 मिलियन दिख रहे हैं ना एग्स, कोई ना कोई दूसरी फिश या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उन्हें खा जाता है, उनका पेट भर जाता है, इनकी संख्या भी काबू में हो जाती है, पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। तो ओवर पॉपुलेशन पहला रीजन है। सर्वाइवल, हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही है थ्योरी चार्ल्स डार्विन की। तो जब ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके ही बीच में, हाँ, सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, और इसका नाम दिया गया है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर रही है, बट फूड और स्पेस तो लिमिटेड है, वो ग्रो नहीं कर रहा है। नतीजा क्या होगा, आपस में स्पीशीज टकराएंगी, एक दूसरे से स्ट्रगल करेंगी, और जो पावरफुल स्पीशीज होगी वो लेस पावरफुल को खत्म कर देगी। समझ गए? और आएगा क्या इससे आएगा वेरिएशन। वो कैसे? जब स्पीशीज अपने आप को दूसरे इंडिविजुअल से बचाने के लिए अपने अंदर बदलाव करेंगी, वो चेंजेस करेंगी जो उन्हें हेल्प करेगा सर्वाइवल में। अर्थात जो प्रोगाइनी है, मतलब जो नए आने वाली ऑफस्प्रिंग्स है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ बदलाव से पैदा होंगी, सिमिलर नहीं, कुछ ना कुछ चेंज होकर पैदा होंगी, नाम होगा वेरिएशन। वो वेरिएशन बहुत स्मॉल हो सकता है, आप अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में कंपैरिजन करके देख लीजिए, हाँ, और इवन आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के बीच में कंपैरिजन देख लीजिए। हर स्पीशीज में, हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस, वेरिएशंस हो रहे हैं, और ये वेरिएशंस जो बेटर वाले होंगे, याद रखिएगा, जो वेरिएशन हमें सर्वाइव करने में मदद करेंगे वो हमारे साथ रह जाएंगे। क्योंकि नेचर क्या करता है, नेचर उसी वेरिएशंस को एक्सेप्ट करता है जो हमें सूटेबल है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और इसी को कहते हैं नेचुरल, अर्थात नेचर द्वारा सेलेक्ट करना। कभी आपने सोचा है कि डायनासोर कहां चले गए, कहां गए बताइए? लाखों साल पहले, लगभग 6.5 मिलियन ईयर्स पहले धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। आपने तो मूवी में भी देखा है, क्या कहते हैं, वो डायनासोर इतने पावरफुल थे, फिर कहां चले गए? तो डायनासोर के हिसाब से धरती में जब चेंज नहीं हुआ, देखिए मैंने कहा वो
डायनासोर ने अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदला, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, वो आपस में ही मार कर एक दूसरे को खा गए। अब जो बचे उनके हिसाब से प्रकृति में फूड अवेलेबल नहीं था, और ऐसा भी माना जाता है कि बहुत बड़ा कोई नेचर में चेंज आया जिसकी वजह से वो सब खत्म हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैमॉथ का एग्जांपल देता हूं। कहां गए मैमॉथ? हाँ, मैमॉथ एक हाथीनुमा जानवर हुआ करते थे जो हाथी से काफी बड़े होते थे, उनके बड़े बड़े टस्क निकले होते थे, राउंड टस्क निकले होते थे। खत्म। डोडो नाम का बर्ड का नाम सुना होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो सरवाइव नहीं कर पाए, वो फिनिश हो गए धरती से। तो जब भी स्पीशीज, जो आने वाली स्पीशीज होंगी, उनमें वेरिएशंस होगा। तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, मतलब हर वो नई स्पीशीज जो आ रही है, जो पैदा होने वाली है, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और इसी का नाम दिया गया है स्पीशिएशन। सही सुन रहे हैं? स्पीशिएशन। आइए, दो बड़े महान बायोलॉजिस्ट, सबसे पहले लेमार्क जो कि फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये क्या है थ्योरी और ये कैसे डिफरेंट है चार्ल्स डार्विन से? तो लेमार्क ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर दो तरह के पार्ट्स, ऑर्गन्स होंगे, एक वो जो उनके यूज में है और एक वो जो उनके यूज में नहीं है। तो जो यूज में है वो रह जाएंगे बॉडी में, और जो यूज में नहीं है वो या तो छोटे हो जाएंगे, कम फंक्शनल हो जाएंगे, और धीरे धीरे बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। सही सुन रहे हैं आप? और तो और जो नई स्पीशीज इवॉल्व होंगी वो ग्रेजुअली क्या करेंगी, नए वाले कैरेक्टर्स और वो वाले फीचर ऑर्गन में एक्सेप्ट कर लेंगी जो उनकी ग्रोथ के लिए बेटर है। जैसे कि जिराफ की कहानी में आपने देखा था, जिराफ की नेक लॉन्ग हो गई थी, जिराफ का हाइंड लिम्स अर्थात आगे वाले जो दो पैर थे वो ऊंचे हो गए थे, नतीजा वो ऊंचे पेड़ों तक अपनी पत्तियों को खा पा रहे थे। डार्विन्स ने जो थ्योरी दी उसका नाम दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इनका मानना था कि जो वेरिएशंस आएंगे ऑर्गेनिजम्स में वो उन्हें हेल्प करेंगे सरवाइव करने में, और जो ऑर्गेनिज्म फिट होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। नॉन फिट ऑर्गेनिजम्स वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और नई स्पीशीज क्या करती रहेंगी, ऐसे फेवरेबल वेरिएशंस को कलेक्ट करती रहेंगी। इसका मतलब मैं और आप बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस लेके पैदा हुए हैं जो आपको और मुझे बहुत फायदा पहुंचा रहा है, जिससे आप और मैं और बेटर जी पा रहे हैं। नहीं यकीन हो रहा है? चलिए पूरे एंड तक रहिएगा, मैं आपको यह चीज साबित करूंगा इस पॉइंट को कि हम जो स्पीशी हैं, हम जो मॉडर्न मैन हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें हेल्प कर रहा है हमें आगे सर्वाइव करने में, और आने वाली जनरेशंस को यह पास ऑन होगा। चार्ल्स डार्विन जी को माना गया है फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या है इवोल्यूशन की थोड़ी और डिटेल, आइए देखें कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए। कार्ल लिनियस नाम के एक महान साइंटिस्ट ने नाम दिया होमो सेपियन, जिसे हम कह सकते हैं मॉडर्न मैन, जो मैं और आप हैं। तो एनिमल किंगडम में हम बिलोंग करते हैं, और हम लोग जो मॉडर्न मैन हैं वो पहले प्रीमेट्स थे। हाँ, प्राइमेट्स मतलब होता है पहले हम मंकी या एप्स के रूप में हुआ करते थे। कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो गलत नहीं कहते हैं। कैसे? अब आइए इसी पे ही थोड़ा डिटेल में बताने वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मैन जो हजारों साल पहले थे, लगभग हजारों नहीं 15 से 20 मिलियन साल पहले थे, वो मैन एप लाइक हुआ करते थे, मतलब चिंपैंजी, बंदर, दो पैरों पे चलने वाले, सॉरी 4 पैरों पे चलने वाले, और वो जो चिंपैंजीज एप्स होते ज्यादातर ये पेड़ों में रहने वाले थे। बट उसके बाद इनमें ग्रेजुअल चेंज आया। ग्रेजुअल चेंज ये आया कि यही जो एप लाइक एंसेस्टर थे ये ह्यूमन बन गए, ह्यूमन लाइक हो गए। इन्होंने ऐसा क्या चेंज किया वो आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये वो एप है ना जो आपने देखा है, आपने जरूर सर्कस में या मूवीज में या इवन मुझे लगता है कि अपने मोबाइल्स में भी देखा होगा एप्स को। और ये रहे हम लोग। देखिए इनके और हमारे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आया, कैसे हम यहां से यहां आ गए। तो चेंज आया हमारे 2 पैरों पे चलने की आदत से। पहले हम 4 पे चल रहे थे, हाइंड लिम्स पीछे को कहते हैं और 4 लिम्स आगे को कहते हैं। तो हाइंड लिम्स पे ही हम चल रहे हैं। देखिए हम इसे कहते हैं बाई पेडल, मतलब 2 पैरों पे चलना। और तो और अपने हाथ को हमने फ्री कर लिया। देखिए हमारे दोनों हाथ अब फ्री हैं। पहले ये दोनों हाथ भी चलने में और या तो पेड़ों पे चढ़ने में मदद करते थे। और तो और हमारा कैनाइन्स छोटे हो गए, जो दांत जानवरों को मांस फाड़ने के काम आते हैं उन्हें कैनाइन्स कहते हैं, वो हमने कम कर लिए हैं। हमारे जॉ का पावर, जबड़ों की शक्ति कम हो गई। देखिए जॉ छोटे हो गए। हमारे जॉ पहले बड़े हुआ करते थे, अब जॉ देखिए ये जबड़ा जो होता है जिसमें दांत लगे होते हैं ना, जिसमें टीथ फिट है, जिस पिंक रंग में, उसको जॉ कहते हैं। और तो और हमारा फोरहेड दिखाई दे रहा है साफ साफ। देखिए फोरहेड नया स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें हेड जो है वो स्लोपिंग बैकवर्ड की तरफ है। हाइट लंबी हो गई है, हम स्ट्रेट पोस्चर में खड़े हो पा रहे हैं, बॉडी में हेयर कम हो गया है,
और सबसे पहला जो ह्यूमन जो हमारा एंसेस्टर था वो था रेमापेथिकस। सही सुने नाम, रेमापेथिकस। ये हमारे सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर थे जो सीधे खड़े हो पाते थे, चल पाते थे। इनके पास 2 पैर थे चलने के लिए, जिसे हम कहते हैं हाइंड लिम्स, 2 पैर थे, और इनके पास फ्यू टीथ भी थे और जॉ भी थे। आइए आपको दिखाते हैं रेमापेथिकस। आप कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो कोई एक चिंपैंजी है जिसको खड़ा कर दिया गया है। सही सुन रहे हैं आप, वही है रेमापेथिकस, सबसे अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि 2 पैर पे चल पा रहा था, रेमापेथिकस। अब आपको स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा समझ में आएगा, फ्रॉम रेमापेथिकस टू मॉडर्न मैन। चलिए एक एक करके सारे को देखेंगे, सबके फीचर्स देखेंगे विद इमेजेस के साथ। चलिए सबसे पहला आफ्टर रेमापेथिकस आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस थे ये रेमापेथिकस के बाद की स्टेज है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये शॉर्ट स्टैचर्ड होते थे, इनकी हाइट भी कम हुआ करती थी, जैसे चिंपैंजी एप्स की हाइट होती है, कितनी होती है, 3.5 से 4 फीट बस टॉल थे। ये स्ट्रेट चल सकते थे 2 पैरों पर। इनका जो बैकबोन था वो लंबर कर्व था, अर्थात हल्का सा बेंड था। जो पीठ थी बैकबोन की वो हल्की सी बेंड थी, पर इनका पेल्विस जिसको हम कूल्हा कहते हैं, हाँ जिसे कूल्हा कहते हैं, वो स्ट्रेट था। और तो और इनके तीत इंसानों जैसे, आप देख पाएंगे इनके तीत का जो स्ट्रक्चर है लगभग ह्यूमन बीइंग जैसा ही स्ट्रक्चर आ गया। और क्या खास बात है, जो खास बात, जो डिफरेंशिएटिंग बात है, वो इनका चेहरा प्रोट्रूडिंग था। हमारा आपका चेहरा फ्लैट है, देखिए कैसा चेहरा है, फ्लैट। इनका चेहरा ऐसे था, प्रोट्रूडिंग, आगे की तरफ निकला हुआ। देखिए कुछ इस तरीके से देख रहे हैं ना, जैसे आप मंकी में देखेंगे या इवन डॉग्स में देखेंगे कि चेहरा आगे की तरफ बाहर निकला हुआ है, इसे कहते हैं प्रोट्रूडिंग फेस है। और तो और इनके पास चिन्ह नहीं है, आपके मेरे पास ठुड्डी है, चिन्ह, ये चिन्ह, ठीक है ना। और क्या खास बात है, आईब्रोज दिखाई दे रहे हैं, आईब्रो रिजेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं आईब्रो रिजेस दिखाई दे रहा है। तो ये मौजूद था ऑस्ट्रेलोपिथिकस में। अब आता है होमो हिबिलिस, ये पहला होमो वर्ड है। होमो मैंने कहा हमारी जो मैं और आप जो होमो सेपियंस हैं इनसे लिया गया वर्ड होमो। अब आप देखिए काफी कुछ सुधरा हुआ कैरेक्टर है, मोर लाइक अ मैन है ना। अब आप देखेंगे कुछ जो खास बात है, इसकी हाइट भी ज्यादा बड़ी है, बॉडी बहुत हेयरी है। आप स्ट्रक्चर को और जूम करके देख लीजिएगा, देखिए बॉडी बहुत हेयरी है। और ये पहला ह्यूमन या मैन लाइक एंसेस्टर है, नाम है होमो हिबिलिस। तो होमो हिबिलिस सबसे ज्यादा हमसे रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, पहला ऐसा मैन लाइक एंसेस्टर है। इसकी हाइट भी ज्यादा है, इसकी हाइट 4 से 5.5 फीट तक है। और तो और ये बायपेडल लोकोमोशन कर सकता है, अर्थात 2 पैरों पे हाइंड लेग पे चल सकता है। इसका सर बड़ा है, हेड बड़ा है और कम प्रोट्रूड करता हुआ है। देखिए प्रोट्रूड तो कर अभी भी रहा है, ये प्रोट्रूड होता है ना ऐसे निकला हुआ बाहर की तरफ, पर पहले से कम बाहर निकला हुआ है। और बॉडी पूरे हेयर से ढकी हुई है, जो कि आप देखेंगे चिंपैंजी और एप्स को तो आपको दिखाई भी देगा। इसके बाद का जो ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, जो ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, वो है होमो इरेक्टस। अब आप देखिए आपको ये आदिवासी टाइप के लोग लगेंगे, कोई वनवासी टाइप के लोग लगेंगे, है ना, हाँ कुछ आदि मानव लग रहे हैं ना। तो देयर बॉडी साइज और ग्रो करेंगी और इनकी बॉडी साइज 5.5 फीट तक चले जाएंगे, 5 से 5.5 फीट तक चले जाएंगे। तो आप देखेंगे ग्रेजुअली हाइट इंक्रीज हो रही है। और क्या खास बात है, ये वो पहले एंसेस्टर्स हैं जो एनिमल्स को हंट करना सीख चुके हैं। और तो और इनको फायर यूज करना आता है। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये फायर यूज कर रहे हैं। इनके पास सीधे चलने का पूरा पावर है, एकदम अपराइट सीधे चल सकते हैं। और इनका पेल्विस, जिसको मैंने कहा कि कूल्हा होता है ना, वो हड्डी ज्यादा बाउल शेप्ड हो गई है, अर्थात कुछ ऐसी बाउल शेप्ड हो गई जैसे आपकी और मेरी करंट में है, इस समय बाउल शेप्ड है। इस पेल्विस बोन पे ही हमारे लेग की बोन्स अटैच्ड होती हैं। ये जो थोरैक्स रीजन और लेग रीजन है, दोनों को अटैच करने वाली हड्डी कूल्हे की हड्डी होती है, इसे कहते हैं पेल्विस। क्यों कहते हैं इन्हें होमो इरेक्टस, कभी सोचा है? तो इसका लॉजिक दिया गया है क्योंकि ये सीधे इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, सीधे मैं और आप इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, सीधे ऐसे करेक्ट होते हैं। और तो और इनके आर्म्स और लेग्स हमारे जैसे, मेरे और आपके मॉडर्न आर्म और लेग्स मैन के रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे और आपके जैसे आर्म्स और लेग्स हैं। इनका फोरहेड पीछे की तरफ है। क्या खास बात है, इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा बैक साइड है, मतलब ऐसे पीछे की तरफ है। मेरा आपका फोरहेड बैक नहीं है, स्लोपिंग नहीं है, ठीक है ना। मेरा आपका फोरहेड ऐसा स्ट्रेट फोरहेड है, ये जो फोरहेड रीजन है ना। और क्या खास बात है, इनके जॉज बाहर अभी भी निकले हुए हैं। देखिए आप इनका जॉ, मुंह वाला इलाका जहां पे जबड़े दांत हैं, वो वाला इलाका बाहर लगा है ना।
और क्या देखेंगे, इनके चिन्ह जो है, ये जो चिन्ह है अभी भी नहीं है, चिन्ह अभी भी एब्सेंट है, जबकि मॉडर्न मैन आप और मेरे में चिन्ह है। इससे भी एडवांस स्टेज आने वाली है नींदरथल। नींदरथल आप और बड़े स्ट्रक्चर में देखेंगे। नींदरथल और करीब आ गया है हमारे मॉडर्न मैन के, होमोसेपियन के और करीब आ गया है। इसके चेहरे का प्रोट्रूडनेस और कम हो गया है, देखिए चेहरा काफी फ्लैट हो गया है, और तो और हेयर्स कम हो गए हैं बॉडी में, देखिए पहले से बहुत कम हेयर्स हैं। फोरहेड भी बड़ा हो गया है, देखिए फोरहेड भी बड़ा हो गया। तो आइए देखें इसके फीचर्स नींदरथल मैन के। क्या खास बात है, हाइट इनकी भी अच्छी है, 5.5 फीट है, और तो और ये भी पूरा 2 पैरों पे चलने लगे हैं, 2 पैर के साथ हेड भी बड़ा है, फ्लैट ब्रॉड स्लोपिंग फोरहेड। देखिए अभी भी फोरहेड, ये जो रीजन है उसका कैसा है, पीछे की तरफ स्लोपिंग है, ढलान वाला है। जरा देखेंगे आप, ये देखिए ये ऐसा फोरहेड है, मेरा और आपका फोरहेड आगे की तरफ ऐसा होता है, इनका फोरहेड पीछे की तरफ जा रहा है, और तो और इनके ब्रो दिखाई दे रहे हैं। ब्रो मतलब होता है यहाँ पे जो झुर्रियां है ना, यहाँ पर ये ब्रो के रिजेस दिखाई दे रही, ऐसे करिए, हाँ दोनों आपके ऊपर देखिए, यहाँ पे रिजेस बनेंगी, ब्रो रिजेस है इनके पास। चिन्ह अभी भी नहीं है, और हेयर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेस हेयर है। आप स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखिएगा, आपको दिखेंगे बॉडी में पहले से कम हेयर है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आने वाला है एकदम नियर टू द मॉडर्न मैन है, आप और मेरे सबसे नियर है, नाम है क्रो-मैग्नॉन। ये क्रो-मैग्नॉन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ निंदरथल्स है, जो निंदरथल्स पढ़े थे इनका ही एडवांस्ड फॉर्म है। अच्छा, इनकी क्या खास बात है, इनकी हाइट और बेटर है, ये 5.5 फीट से लेके 6 फीट तक टॉल है। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन टाइप के टॉल, जैसे लंबे होते हैं। हाँ, वैसे आपकी हाइट कितनी है? हाँ, आप अपनी हाइट मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं भी जानना चाहूंगा कि मेरे सुपरस्टार्स की क्या हाइट है। हाँ हाँ, अभी चिंता मत करिए, अभी आपकी हाइट और बढ़ेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 18 तक तो कम से कम आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आपकी जो भी हाइट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनकी हाइट देख लीजिए आप, इनकी हाइट देखेंगे तो लगभग 6 फीट तक हाइट जाती है। इनका स्कल बड़ा हो चुका है, स्कल आप जानते ही हैं, इसको खोपड़ी को कहते हैं, स्कल मुंडी को कहते हैं ना। देखिए स्कल बड़ा हो गया है, और तो और फेस भी राउंड है, देख लीजिए चेहरा गोल है, आपकी मेरी तरह ज्यादातर गोल चेहरे वाले लोग हैं, और तो और राउंडेड फोरहेड है, फोरहेड देख ही रहे हैं आप, ये रीजन ये भी राउंडेड है, देख लीजिए फोरहेड राउंडेड है। एक बड़ा चिन्ह डेवलप हो चुका है, ये रहा चिन्ह, ये देखिए चिन्ह डेवलप हो गया, यहां पर देखिए ठुड्डी डेवलप हो गई, चिन्ह आ गया, चिन्ह आ गया, और बॉडी पहले से कम हेरी है, फेस स्ट्रेट हो गया है, मतलब बंदर वाला रूप पूरा गया। पहली बार चेहरा फ्लैट, एकदम फ्लैट चेहरा हो गया, जबकि इससे पहले जो स्टेज देखी थी उसमें चेहरा ऐसे प्रोट्रूड करता हुआ नजर आता था, ऐसे आगे की तरफ चेहरा मुड़ा हुआ नजर आता था, जैसे कि मंकी इसमें दिखाई देता है। और तो और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉड वाले एनिमल हैं, इनके जबड़े भी स्ट्रॉन्ग हैं, ये तेजी से चल सकते हैं। ज्यादातर क्रो-मैग्नन्स गुफाओं में रहने वाले इंसान थे, इनको टूल्स बनाना आ चुका था, इसका मतलब है इनकी ब्रेन पावर पहले से ज्यादा, क्योंकि इनका जो क्रेनियम है था, जो ब्रेन बॉक्स था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। और तो और इन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया था। ये अच्छे हंटर्स भी थे, एनिमल्स की हंटिंग करके उनके जानवरों की स्किन्स पहन लेते थे ठंडी में, और तो और ये अपना लाइफ अच्छे से जी रहे थे। बट इनको एग्रीकल्चर नहीं आता था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं सीखा था। और अब आ गए हैं आप और मैं, हाँ तुम और मैं आ गए हैं यहां पर, होमो सैपियंस सैपियंस मॉडर्न मैन। देखिए ये सब फीचर तुमको अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे आसपास के अंदर सब जगह दिखाई देगा, अपने आप को ही देख लेना। तो ये क्रो-मैग्नन मैन के बाद का स्ट्रक्चर है, जो कि ग्लेशियल, लास्ट ग्लेशियल तक देखे गए थे। क्रो-मैग्नन मैन जब खत्म हुए तो उसके बाद ये मॉडर्न मैन दिखाई दिए। लगभग 11,000 साल पहले ये दिखाए गए थे, पाए गए थे। सबसे पहला अर्ली मैन जो जिसे कहते हैं मॉडर्न मैन, कहां पाए गए सबसे पहले? कैस्पियन और मेडिटेरियन सी वाले इलाके में। आपको मालूम है ये यूरोप में पाए जाने वाले 2 बड़े समुद्र हैं, कैस्पियन सी। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर, आइए देखिए। ये लोग बायपेडल करते हैं, जैसे मैंने कहा आप और मैं बायपेडल हैं, पैरों पर चलते हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, अपराइट स्ट्रेट चल सकते हैं हम लोग, ठीक है, सर सीधा है, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट कर सकते हैं। और तो और आंखें कहां है? स्कल में, यस फ्रंट में है, नेक मोबाइल है, गर्दन घूम पाती है, और तो और बाइनोकुलर वर्जन है, मतलब हम चीजों को देखते हैं और देख करके उसके डिस्टेंस, हाइट को बता सकते हैं देख करके। हाँ, कभी कभी आप बताते हो अरे वो तो 10 फीट दूर है, क्या कर रहे हो आप?
बाइनोकुलर विजन, देखना और बता पाना, क्रेनियल कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम है इस समय, ब्रेन की साइज सबसे बड़ी है इस समय, लगभग 1600 सेंटीमीटर क्यूब है इस समय, और तो और सबसे बड़ा सेरिब्रम हमारे पास इस समय है, मतलब ऑर्गेनिजम्स में सबसे बड़े ब्रेन वाले हम लोग हैं, और तो और हमारे लिम्स मतलब हाथ और पैर ये दोनों है ना, खास करके हाइंड लिम्स बड़े हो गए हैं और फोर लिम्स छोटे हो गए हैं, जबकि आप एप्स को, चिंपैंजीज को याद करिए, उनका स्ट्रक्चर याद करिए, उनके हाइंड लिम्स छोटे होते हैं और ये जो फोर लिम होता है, आगे वाला हाथ होता है, ये बड़ा होता है। थोड़ा स्ट्रक्चर सोच लीजिए उनका। और तो और जो हमारे हेड है वो स्टीप है, बिलो रिजेस रिड्यूस हो चुकी हैं, और तो और चिन क्लियर और प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, थोरैसिक रीजन फ्लैट है, चेस्ट में आगे स्टर्नम है, ये रहा स्टर्नम, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट बोन, एकदम बीच में होता है ये बोन, ये रिब केज को ज्वाइन करता है, दोनों रिब केज जो आ रही है हमारे पास यहां पर, नाम है क्या, स्टर्नम। फ्लैट इसको बनाता है थोरैसिक कैविटी को। हमारी बॉडी में हेयर्स हैं, मॉडर्न मैन मतलब आप और मुझ में क्या है, सिलेबल्स अर्थात शब्द बोलने की क्षमता आ गई है, हमने शब्द बनाना, स्पीच बनाना सीख लिया, अलग अलग भाषाएं सीख ली है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, हम मेटल्स का यूज करना जानते हैं, टूल्स बनाना जानते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाना जानते हैं, यूटेंसिल्स बनाना जानते हैं, हमने प्लांट्स को कल्टीवेशन करना, हाँ प्लांट्स उगाना सीख लिया, क्रॉपिंग करना सीख लिया, जंगल उगाना सीख लिया है, उनके फायदे निकालना शुरू कर दिया है, रिवर बैंक्स के आसपास हमने सिविलाइजेशन बनाना सीख लिए। तो कहें तो हम बहुत तेजी से तरक्की किए अपने इस ब्रेन का यूज करके, और तो और हमने अपने इस ब्रेन के इस्तेमाल से अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ा लिया, सिविलाइजेशन को भी सेटल कर लिया, और हम परमानेंट सेटलमेंट कर गए। पहले हम भटकते रहते थे है ना, नोमैड्स की तरह, हम परमानेंट सेटल हो गए, हमारे पास सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब तो हम चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं, क्यों, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा में भी लैंड कर लिया है, और हम वहां तक भी क्या कर रहे हैं, नई बस्ती बनाने की सोच रहे हैं, वहां पर भी और इंसान बसाने की सोच रहे हैं, क्यों, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। धरती में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारी धरती की आबादी लगभग 8 बिलियन हो चुकी है, जो कि इस धरती के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और जब धरती में आबादी बढ़ेगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आएगा, एज पर दी चार्ल्स डार्विन। फिर वही रहेंगे जो इस स्ट्रगल में फिट हो पाए। चलिए समझ में आ गया होगा ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा एक शॉट में, और इसी यकीन के साथ कि आप इसको अपने पास नहीं रखेंगे, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स में शेयर करेंगे, इसीलिए मैं ये वन शॉट में ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर कर रहा था। मिलते हैं आगे अगले लेसन वीडियोस में, आपके ही पसंद के लेसन वीडियोस में, पर रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करना मत भूलिए, और नोट्स के लिए तो टेंशन एकदम नहीं लेनी है, नोट्स आपको हमारे ऐप में सर तरुण पानी में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर दीजिए, गूगल में प्ले स्टोर में अवेलेबल है। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।